नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। हार्ट अटैक के अलावा भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं हार्ट की जिसके कारण सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है लेकिन हार्ट अटैक उन मरीज़ों में नहीं रहता। मैंने पिछले वीडियो में जिस पे मैंने सडन कार्डियक डेथ इन यंग पेशेंट यानी कि नौजवानों में अचानक मृत्यु का वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है। उसमें मैंने ज़्यादा तौर पे आम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस किया था कि इन मरीज़ों में आम तौर पे एक हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं और ये निगलेक्टेड बीमारी होती है और वो सडनली जिम में जाते हैं जिससे उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं, हार्ट के बीमारियां भी हैं जो कि जिम करने से एरिथमिया प्रेसिपिटेट होती है और ये एरिथमिया के कारण वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक अरेस्ट होता है जो कि हार्ट अटैक नहीं होता। तो इन बीमारियों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला ग्रुप होता है एथलीट्स का, यानी कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या जिम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी तरीके का जो एथलीट होता है उनमें कुछ हार्ट के चेंजेस होते हैं। जो एथलीट्स एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स करते हैं उनका हार्ट जनरली साइज़ में बड़ा होता है, यानी कि डायलेटेशन होता है। और जो एथलीट्स पावर गेम्स खेलते हैं यानी कि स्क्वाश हो या हैवी जिम्नास्टिक हो या हैवी वेट लिफ्टिंग हो, इनके हार्ट के मसल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। डायलेटेशन तो होता है लेकिन मसल्स भी डेवलप होते हैं और इनके हार्ट थोड़े से इसीलिए एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो एथलीट्स के हार्ट थोड़े से डायलेटेड होते हैं और नॉर्मल वेंट्रिकल भी उनके वॉल थिकनेस नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है। क्योंकि हार्ट डायलेटेड होता है, हार्ट के मसल्स ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, तो कई बार इन एथलीट्स में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हार्ट में होती है और ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होने के कारण इनको एरिथमियास होते हैं। एरिथमियास का मतलब है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब होने के कारण इनका हार्ट कई बार इरेगुलरली चलता है और ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाता। तो अगर इनकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ज़्यादा कई बार बिगड़ती है तो इन्हें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट यानी कि सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो इन एथलीट्स को अपना हेल्थ चेकअप हार्ट से संबंधित रेगुलरली कराना चाहिए, यानी कि उन्हें ईसीजी रेगुलरली करानी चाहिए। और ईसीजी में उनके कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एबनॉर्मलिटी आ रही है तो ईसीजी बहुत अच्छा तरीका है जो पिकअप कर लेगा। इकोकार्डियोग्राफी से पता चलेगा कि उनका हार्ट डायलेट हो रहा है और उनका हार्ट का मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें अपनी एथलेटिक एक्टिविटी कम करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। दूसरा कॉज ऑफ सडन डेथ होता है वो है HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये इकोकार्डियोग्राफी से इजीली डायग्नोस हो सकता है और क्योंकि ये फैमिली में रन करता है, अगर एक फैमिली मेम्बर को है तो हो सकता है कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी ये बीमारी हो। और इसमें भी यही होता है कि वेंट्रिकुलर मसल मास बढ़ जाता है। वेंट्रिकुलर मसल मास बढ़ने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिगड़ता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिगड़ने से इनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर एरिथमियास होकर कार्डियक अरेस्ट सडनली हो सकता है। तीसरा कॉज है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम ARVC कहते हैं। ARVC में आमतौर पर हार्ट नॉर्मल होता है, लेकिन एथलीट्स में जब ये हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हैवी एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं और इनका हार्ट जब एबनॉर्मल होता है तो इनमें ये ARVC डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कई नॉर्मल लोगों में भी ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है और उन्हें भी ARVC हो सकता है। ARVC का डायग्नोसिस ECG पे ही होता है और वो कुल मिला के 30% लोगों में एप्सिलॉन वेव्स उनके ECG में पाई जाती है। चौथा कॉज है कमोशियो कॉर्डिस। इसे डिस्कस करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा ईसीजी के बारे में और हमारे हार्ट के बारे में।
हमारा हार्ट जब फंक्शन करता है तो पहले इस तरीके से फंक्शन करता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी ईसीजी पे एक वेव जब आता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड पंप करता है, फिर रिलैक्स करके ब्लड फिलअप करता है, तो इसे एक साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में अगर एक फेज़, इलेक्ट्रिकल फेज़ ऐसा होता है हार्ट का कि जब अगर मिस्टेक से हम उस फेज़ में अगर हम हार्ट को स्टिमुलेट करें तो उसमें एरिथमियाज डेवलप होके वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसे हम आर ऑन टी फिनोमेना भी कहते हैं, यानी कि आर वेव टी वेव पे जब ईसीजी के पड़ती है उस समय कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसे हम कमोशियो कॉर्डिस के नाम से कहते हैं। अब कमोशियो कॉर्डिस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें जब कभी भी किसी के छाती पे ज़ोरदार मुक्का लगे या ज़ोरदार कोई भी चीज़ छाती पे ब्लंट ट्रॉमा हो, जैसे कि किसी ने लात मारी कराटे खेलते खेलते, या किसी की बैट लग गई, या कोई हैवी बॉल लग गया, या किसी का ज़ोरदार धक्का लग गया खेलते खेलते, तो अगर वो पॉइंट पे हार्ट स्टिमुलेट होता है और वो स्टिमुलेशन जब हार्ट को उस फेज़ में स्टिमुलेट करता है जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वेंट्रिकुलर एरिथमियाज आ सकते हैं, और अगर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज उस समय आते हैं तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसीलिए कई बार हमने सुना होगा कि खेलते खेलते या उसे कहीं ज़ोरदार मुक्का लगा छाती पर और उसकी डेथ हो गई। तो ये डेथ का कारण हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि ये आर ऑन टी फिनोमेना, जिसे हम कमोशियो कॉर्डिस के नाम से कहते हैं, ये हुआ होता है। और ये डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है। जिनको कोई बीमारी नहीं होती उनको भी ये हो सकता है। और इसके अलावा ये एथलीट्स में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो खेल कूद भी ज़्यादा करते हैं और इनका हार्ट ऑलरेडी कुछ हद तक एबनॉर्मल होता है नॉर्मल व्यक्ति से, तो इनमें एक चांसेस ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें होने की। पांचवा और एक कारण देखा गया है जो बच्चों और यंग एडल्ट्स में, यानी कि 18-20 साल की उम्र में या बच्चों में पाया जाता है, जिनमें सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, वो है कंजेनाइटल क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, यानी कि जिनका ईसीजी पे क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है, वो ईसीजी पे डायग्नोसिस हो सकता है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आप संपर्क करके इसका डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार फेंटिंग अटैक आ रहे हैं या किसी के फैमिली हिस्ट्री में अगेन कोई सडन कार्डियक डेथ यंग एज में 18 से 20 साल की एज में जिनकी सडन कार्डियक डेथ हुई है, उनको ये प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो सकता है, जिसके कारण सडनली वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होकर सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो कि पैदाइशी भी हो सकता है और जो एबनॉर्मल हार्ट में, स्पेशली एथलीट्स में, और जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि हैवी वेट जिम्नास्टिक्स और हैवी वेट लिफ्टर्स, इनमें ये जिनका वेंट्रिकुलर मसल बहुत थिक हो जाता है, इनमें ये प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का प्रॉब्लम होता है। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन का और एक कारण है, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिससे क्यूटी इंटरवल हमारा प्रोलॉन्ग होता है, और अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है तो कार्डियक एरिथमियाज होने की संभावना बढ़ जाती है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जो कॉमनली यूज्ड ड्रग है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनको हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को देते हैं या फिर हार्ट अटैक आने के बाद कई मरीज़ों में देते हैं। तो उनका अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो ये दवाइयाँ या तो कम की जा सकती है या बंद की जा सकती है, अगर ये क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो तो। ये ईसीजी पे पता चल जाता है कि क्यूटी इंटरवल कितना है। आम तौर पे हमारा क्यूटी इंटरवल 400 मिलीमीटर तक होता है। अगर उससे ज़्यादा 600-700 के ज़्यादा हो तो एक रिस्क होता है आपको कार्डियक एरिथमियाज और सडन कार्डियक डेथ होने का। इसके अलावा एथलीट्स में और दो चीज़ कॉमन है जो कि हमें जिम्स में भी दिखती है, वो है, एक तो है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स यानी जो दवाइयाँ जैसे कि सूडोएफेड्रिन या कोई और तरीके की
जिससे हमें स्टिमुलस मिलता है, जिससे हमें एक्टिविटी करने का बढ़ावा मिलता है। तो जो कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें लगता है हम और एक्सरसाइज कर सकते हैं या हम और दौड़ सकते हैं। दूसरे होते हैं ड्रग्स, वो होते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जैसे कि स्टीरॉइड्स। ये भी काफ़ी कॉमन है एथलीट्स में, और जो जिम्स करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, इनमें ये ड्रग्स लेना भी काफ़ी कॉमन है। इन्हें हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कहते हैं। तो स्टिमुलेंट्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी है। ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंजरी होती है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क हमारा बढ़ता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, एरिथमियाज भी हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो कृपया करके अगर आप जिम बहुत कर रहे हो, रेगुलरली जा रहे हो और आप एथलीट हो या किसी भी तरीके की हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो कृपया करके ये स्टिमुलेंट या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है तो आप अपना कार्डियक चेकअप पहले करा लो, ईसीजी, इको, सीटीएमटी या फिर सीटी एंजियोग्राफी तक करा सकते हो। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, अगर आपको किसी को भी आपके फैमिली में सडन कार्डियक डेथ हुआ है तो सारे फैमिली मेम्बर्स ने रेगुलरली ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करना चाहिए। और अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट कहता है तो टीएमटी की टेस्ट भी ज़रूर करनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर ज़रूरत हो तो सीटी एंजियोग्राफी भी करनी चाहिए। बच्चों में भी अगर रिपीटेड फेंटिंग अटैक्स आ रहे हैं तो उनका ईसीजी करके प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का सिंड्रोम रूल आउट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरीके की ये बीमारी है और आपके फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, तो आपने एथलेटिक एक्सरसाइजेस, हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह वगैरह ये चीज़ें कम से कम करनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए, और रेगुलर इकोकार्डियोग्राफिक चेकअप करके अपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल डैमेजेस इन एथलीट्स में जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं इनमें काफ़ी कॉमनली पाया गया है। और स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण ही इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में भी हार्ट के डैमेज होता है, और जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हार्ट में डैमेज होता है तो एरिथमियास आ सकते हैं, और एरिथमियास के कारण वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको वीडियो पसंद आया हो, और मैंने बहुत सारे कॉजेज़ बताए जो कि हार्ट अटैक के अलावा हार्ट की बीमारियाँ हो सकती है जिसमें सडन मृत्यु हो सकती है, और उसके बचने के उपाय भी बताए हैं। और ये सडन कार्डियक डेथ स्पेशली एथलीट्स में और जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं उनमें काफ़ी देखी जाती है। इसलिए कई लोगों की यंग एज में जो मृत्यु जिम के बाद होती है, हो सकता है उन्हें कार्डियक एरिथमिया हुआ हो और हार्ट अटैक नहीं आया हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिम ज्वाइन करने के पहले एक कार्डियक स्क्रीनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।